बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, आज का दिन मुलाकातों से भरा दिन रहा है और बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं। अगर सबसे पहली बात करें तो स्पीकर की मुलाकात हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द के साथ, और ये मुलाकात जो है काफ़ी अरसे से तय है लेकिन हो नहीं पा रही। वहाँ से ये बात कही जाती है कि स्पीकर कभी यहाँ हो जाते हैं, स्पीकर कभी वहाँ हो जाते हैं, अब हम छापा मारेंगे और स्पीकर को बताए बगैर जाएंगे। फिर दूसरी जानिब से ये सिलसिला निकलता है कि स्पीकर के साथ मुलाकात तय हो जाती है लेकिन वफ्द नहीं पहुंच पाता और बिल आखिर आज मुलाकात हो ही गई। लेकिन इस मुलाकात में बहुत से इंकशाफात हुए, तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान जो हैं वो हाजिरियां भी लगाते हुए नजर आए और स्पीकर ने बहुत सी बातें की। तो तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो खुद हैरान और परेशान हो गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसको लीड करना था लेकिन वो भी नजर नहीं आए, परवेज खटक साहब ने लीड करना था वो भी नजर नहीं आए, और फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब भी कहते हैं कि पार्लियामेंट वापस जाएंगे और इस तरह की बातें ज़राए कह रहे हैं कि निकल के सामने आ रही हैं। तो कितनी इसमें सदाकत है, आज इसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। और साथ ही साथ परवेज खटक साहब कहते हैं कि मैं इस वफ्द की जो है क़यादत नहीं करूंगा बल्कि मैं इंतखाबात के हवाले से जो वफ्द होगा उसकी क़यादत करूंगा। और ये बड़ी अहम मुलाकातें हैं और क्या नताइज निकलेंगे। इसके साथ पंजाब असम्बली जो है वो भी अभी वहीं पर लटकी हुई है। अगर ये इस्तीफों का मामला नहीं हल हो रहा तो पंजाब असम्बली के मामलात किस तरीके से चलेंगे। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है और दहशत गर्दी के हवाले से ब्रीफ किया गया है, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया गया, और तमाम सियासी जमातों का इस हवाले से क्या किरदार होना चाहिए हम आज के प्रोग्राम में इसके हवाले से बात करेंगे। टेक्नोक्रेट जो गवर्नमेंट है, टेक्नोक्रेट सेटअप है, उसकी बाज़गश भी बहुत ज़्यादा सुनाई दी जा रही है, और क्या ये सिर्फ एक शोशा है या इसके पीछे हकीकत क्या है। साथ ही साथ MQM के वफ्द की भी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। गवर्नर सिंध के साथ होने वाली ये मुलाकात है, MQM के जितने धड़े हैं वो एक होने जा रहे हैं, और हुकूमत वक्त के सामने उन्होंने जो सिंध हुकूमत है उसके सामने भी उन्होंने बहुत से मुतालबात रखे हैं, बहुत सी बातें रखी हैं, एक नए टास्क दिए गए हैं गवर्नर सिंध को। तो इन हवाले से और ये सारी की सारी मुलाकातें जो हैं आज की बड़ी अहम नोयत की हैं, इनके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं तो जनाब आरिफ अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर निसार चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और मलिक जुबैर आवान साहब तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ अब्बासी साहब से बात का आगाज करूंगा। आरिफ अब्बासी साहब, सर, इस्तीफों के मामलात और बड़ी ही बातें की गई कि स्पीकर साहब जो हैं इस्तीफे कबूल नहीं करना चाहते और वो बड़ा इस मामले को लटका रहे हैं, लेकिन आज तो आपका अपना वफ्द हैरान हो गया स्पीकर ने जो उनके सामने इंकशाफात किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा देखें, इस वक्त मुल्क के जो सियासी इक्तिसादी हालात है, जो हमारे इर्द गिर्द के खारजी हालात है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये जमहूरियत के दावेदार जो 16 बरसद इक़्तिदार है, ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन सियासी बददियानती कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने सियासत का और जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनको न मुल्क की परवाह है, न मुल्क को दरपेश मसाइल की परवाह है, न अवाम के मुश्किलात का इनको कोई इदराक है। ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने जराइम छुपाने के लिए और अपने दौरे इक़्तिदार को लंबा करने में मसरूफ है। इनको नहीं पता कि मुल्क का आम शहरी, आम पाकिस्तानी किन अजाब से गुजर रहा है। मुल्क के ताजिर तबका, जो इंडस्ट्रियलिस्ट तबका है, उसकी वो क्या बीत रही है। ये सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं किस तरह अपने जराइम छुपाए जाए, अपनी करप्शन को छुपाया जाए और किस तरह ज्यादा से ज्यादा टूल दिया जाए इस गैर कानूनी दौरे इक़्तिदार को। अच्छा, इसलिए बहुत ही हम डिसअपॉइंट हुए आज। हुकूमत से तो हमें कतई कोई उम्मीद नहीं है किसी भी अच्छाई की, लेकिन स्पीकर जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है उसके रवैये से, उसके साथ एक सियासी बैकग्राउंड है, वो एक पॉलिटिकल वर्कर अपने आप को कहता है, वो एक बड़ी सियासी जमात का नुमाइंदा है, उसके रवैये से जो आज हुआ है, मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख का एक बेहतरीन दिन। आरिफ अब्बासी साहब, तारीख का स्याह तरीन दिन तो आप इसे करार दे रहे हैं, लेकिन इस्तीफों को लेकर आपकी अपनी क़यादत बड़ी परेशान दिखाई दी। असद कैसर साहब कहते हैं कि अब हम इस हवाले से इमरान खान साहब से भी बात करेंगे, और उन्होंने कहा कि जी हाजिरियां लगती रही हैं, तो फिर वो कौन लोग हैं जो हाजिरियां लगाते रहे हैं, आपने उन्हें रोका नहीं है, मराद तो सारी आप ले रहे हैं। नहीं, देखें मेरी बात सुने, बड़ी एक क्लियर सी बात है कि स्पीकर ने जो स्पीकर का मकाम स्पीकर के फराइज अदा कर रहे थे, स्पीकर रिजाइन कर चुके थे, उन्होंने इस्तीफे कबूल कर लिए थे।
सेक्रेटरी असेंबली ने ये इस्तीफे इलेक्शन कमीशन ने को भेजने थे और इलेक्शन कमीशन ने इस पे सीटों को खाली करार देना था। अब ये जो बीच में कहानियां गढ़ी जा रही हैं, ये हाजिरियां लग रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत का झूठ और बदयांती के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर हाजिरियां लगी तो सामने लाएं, मीडिया को दिखाएं। ये सिर्फ झूठ पे तुले हुए हैं, झूठ पे ये निजाम कायम है, झूठ पे ये हुकूमत कायम है, झूठ पे ये टोला मुसल्लत है इस पाकिस्तान के अवाम में। अच्छा, आपको ये सारा झूठ लग रहा है? डॉक्टर निसार चीमा साहब, आरिफ अब्बासी साहब को तो आज की पूरी जो मामलात थे वो सारे के सारे झूठ पर मबनी दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं इस्तीफे कबूल करते? क्यों मामले को लटकाना चाह रहे हैं? क्या ज़िमनी इंतखाबात का कोई डर है? देखिए, एक तो मौक़िफ़ ये है, जो आईनी और कानूनी मौक़िफ़ है वो ये है कि इस तरह एन ब्लॉक इज्तिमाई इस्तीफे नहीं दिए जाते। हर मेंबर जो है आगे स्पीकर के सामने आके खुद पेश होता है और वो कहता है जी वाकई मैं ये मेरा इस्तीफा है, ये मेरे सिग्नेचर हैं और मैं असेंबली से इस्तीफा देता हूँ। ये और उसके लिए ये फॉर्मेलिटी पूरी होनी जरूरी है। दूसरा मेरा मौक़िफ़ जो है वज़ाती मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान साहब को खुद गौर करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और अपना सारा ये स्टांस जो है ये बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी, इससे रिव्यू करना चाहिए। इनको वापस कौमी असेंबली में आना चाहिए और अपना आईनी और पार्लिमानी किरदार अदा करना चाहिए, अपने जमहूरी किरदार अदा करना चाहिए। असेंबली में आकर अपने मुतालबात भी पेश करें, अपना मौक़िफ़ भी बयान करें और यानी पूरी कौमी सियासी क़यादत के साथ बैठें और मुल्की मसाइल का हल ढूंढें। वहां आके आप बात करना चाहें, अर्ली इलेक्शन की बात करना चाहें, कोई और आपका मुतालबा हो, तो उसके लिए यानी कौमी असेंबली का फोरम जो है वो सबसे बेहतर है। आप आके बात करें। तो ये है मेरा जाती मौक़िफ़ कि उनको वापस आना चाहिए। देखें सेनेट में वो बैठे हैं, देखें गौर करें ना कितना तादाद है। सारी सूबाई असेंबलियों में बैठे हैं, कौमी असेंबली में से ये है कि वो गायब हैं। ये क्या कंट्रडिक्शन है? आप ये है कि वापस आएं, फिर मैं कहूँगा कि अपना पार्लिमानी और जमहूरी किरदार अदा करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, वो वापस आने की बात तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी करते हुए दिखाई दिए, उन्होंने कोई इस तरह की बातें भी की हैं, लेकिन आप वेलकम करने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम तो चाहेंगे, देखें सही ट्रैक पे जब भी वो आएंगे हम वेलकम करेंगे और सही ट्रैक यही है कि वो कौमी असेंबली में वापस आएं और ये सबसे बड़ा जो मुल्क का इदारा है पार्लिमान, वहां पे आके जिसके लिए अवाम ने उनको वोट दिया था, आके अपना किरदार अदा करेंगी। सही, वेलकम करने के लिए आप भी तैयार हैं। मलिक ज़ुबैर साहब फरमाइएगा, इस्तीफ़ों की बाज़गश्त तो बहुत सुनाई दी, लेकिन हर दफ़ा एक नई कहानी सामने आ जाती है। क्या इस्तीफ़ों को लेकर तहरीके इंसाफ के जितने भी अरकान हैं वो भी तैयार नहीं हैं? क्योंकि इधर आरिफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, झूठ पे मबनी है, उधर डॉक्टर निसार साहब कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं, लेकिन आप फरमाइएगा अंदरूनी कहानी क्या है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जैसे मैं अक्सर पेशते बात करता भी तो पाकिस्तान पे एक्स फैक्टर लगा हुआ है। इन सब कुछ चीजों को साइड पे रखते हुए मैं आपको यहाँ पे तजिया समझे, न्यूज समझे, इंसाफ समझे कि मैं आपको दो चीजें यहाँ पे बताता चलूं। पहली बात है कि ये लोग वापस असेंबली में आ रहे हैं, ये मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। कोई इस्तीफे नहीं आ रहे, कहीं से इस्तीफे नहीं आ रहे। ये बात जो है ये बखूबी जानते हैं कि लोग वापस असेंबली के अंदर आ रहे हैं। और दूसरा, इलेक्शन का कोई असर नहीं है, ये इन लोगों को भी पता है कि इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि यही गवर्नमेंट जो है वो आगे लिंगर ऑन करेगी। तो बाकी तो कहानियां जो आपको पता है, कहानियां फैला के, परसेप्शन क्रिएट करके, रूमर्स क्रिएट करके ये लोग एक दूसरे को टाइम देते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो प्लेइंग ग्राउंड जो है वो मुरतब करने की कोशिश करते हैं ताकि सारे अपने मफादात ले सके। और जैसे आरिफ भाई साहब ने बात की, बड़े मजे की बात की कि ये लोग जो है अपने जराइम छुपाने के लिए, अपनी इंक्वायरियों को खत्म कराने के लिए और वो सारा कुछ करने के लिए वापस जो है ये इस तरह अपने इक़्तिदार को लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं। तो यही सारा कुछ तो पीटीआई भी करना चाह रही है। तो मेरा इनसे भी ये सवाल होगा कि यही सारा कुछ तो पीटीआई करना चाह रही है। पीटीआई के अपने दौर में भी इंक्वायरियां चली हैं, पीटीआई के अपने दौर में भी करप्शन बेशुमार हुई है। तो ये सारे एक ही उस आप कह लें कि अगर नेक्सस कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। यहां लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। ज़ुबैर अवान साहब ने खबर तो दी कि कौमी असम्बली में वापस आना चाह रहे हैं, तो इसके हवाले से भी बात करते हैं। उनका पॉइंट लेता हूं कि कब तक वापसी हो सकती है। आरिफ अब्बासी साहब, ये फरमाइएगा कि सारी सूरत हाल आपने भी देखी और ज़ुबैर साहब ने खबर भी दे दी, तो कोई वापसी का इम्कान भी है? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब भी कहते हैं, और साथ ही साथ इस हवाले से भी बताइएगा कि क़यादत तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने करनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर वो क्यों पीछे हट गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पीछे हटे। वो खान साहब ने आज सेनेट का वो बुलाया हुआ था, सेनेटर से मिलना चाह रहे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी के वाइस चेयरमैन है, उनका वहाँ होना जरूरी था। जो रेलिवेंट बंदा है जो कौमी असम्बली का, वो साबिक़ स्पीकर असद कैसर साहब है, और वो क़यादत कर रहे थे हमारे वक्त की। तो उसमें जहाँ तक ये बात है वापस आने की, तो हम इस गुनाह बेलज़्ज़त में बिल्कुल इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। एक गैर कानूनी इक़दाम, गैर आईनी इक़दाम जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के से भी हुआ है, जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की एक साजिश थी जिसको इम्प्लीमेंट किए गए कुछ पाकिस्तानियों के सियासतदानों को साथ मिला के। तो ऐसे अवाम पे जो उन्होंने जुल्म ढाए हैं, जो मजीद डालने का इरादा रखते हैं, जो IMF की शराइत पे ये मजीद आपको पता है मतलब 650 बिलियन रुपीस के मजीद टैक्स आयद करना चाहते हैं अवाम पे बजट से पहले। तो हम इस जुल्म का हिस्सा किस तरह बन सकते हैं? हम तो कतई कोई। तो सर आप अगर इस जुल्म का हिस्सा नहीं बन सकते, आप इस जुल्म का हिस्सा, तो सर फिर इस हवाले से तो अगर पार्लियामेंट के अंदर आकर इन्हें टफ टाइम क्यों नहीं दे देते? फिर अगर आप बाहर खड़े होकर बात करते हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि सड़कों के ऊपर फैसले हो जाएंगे या सड़कों के ऊपर मामलात सेट हो जाएंगे? नहीं, लेजिटिमेसी का सवाल है इस हुकूमत की। हम इस हुकूमत को कानूनी आईनी हुकूमत नहीं समझते। अच्छा। हम इस हुकूमत को एक ऐसी हुकूमत समझते हैं जो कि एक साजिश के जरिए आप पैसे के जोर पे खरीदो फरोख्त के जरिए मार्ज वजूद में आई है, और असेंबली में बैठना इस हुकूमत के को लेजिटिमेसी देने के बराबर है। हम उस तारीख में अपना नाम उन लोगों में नहीं शामिल कराना चाहते जो आइन शिकनों के साथ बैठे। सही, आइन शिकनों के साथ आप बैठने को तैयार नहीं है, लेकिन हुकूमत वक्त जो है वो बार बार आपको अपने साथ बैठने की दावत दे रही है। ज़ुबैर अवान साहब, आपसे मैं सवाल करना चाह रहा था, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। सर ये फरमाइएगा कि ये जो आपने खबर दी कि वापसी है, तो कब तक आपको लगता है कि वापसी हो जाएगी? ये फेब तक जी, जैन के एंड में या फेब के शुरू में वापसी हो जाएगी इन लोगों की पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, तो फिर साथ ये मैं आपको वसूख से बता रहा हूँ, कि फेब तक आपको ये सारे वापस पार्लियामेंट में नजर आएंगे। खान साहब आते हैं या नहीं आते, लेकिन इनकी पार्टी आ जाएगी, क्योंकि 60% पार्टी तो खुद आप समझ लें कि इट्स अ पार्ट ऑफ PDM, माजरत के साथ, बट इट्स द ट्रुथ एंड इट्स अवर ड्यूटी कि हम लोग बिल्कुल आके सच बताएं अवाम को, क्योंकि बहुत हो गया मजाक कौम के साथ से। हमारी सारी सियासी पार्टियों ने भी कर लिया कौम के साथ। तो हमारा बीइंग अ जर्नलिस्ट हम लोगों का काम है कि हम लोग बिल्कुल कौम को हकाइक से आगाह करें, जो हकाइक आ रहे हैं और जो हकाइक होने वाले हैं। बिल्कुल सही। तो ज़ुबैर साहब ये फरमा दीजिए कि जब ये पार्लियामेंट में वापसी का सफर तय करना शुरू हो जाएंगे, तो अब तो वक्त भी बहुत कम हो रह गया है, तो क्या ये देर नहीं हो गई बहुत वापसी के लिए? देखिए, फिर आपके सामने एक नई सिचुएशन आएगी। ठीक है, इलेक्शन की तरफ आप नहीं जा सकते। 30 अरब रुपए आपके पास नहीं कि आप इलेक्शन करवाएं। अच्छा। ठीक है, बाकी जिस तरह मुल्क जिस हालात के ऊपर जा रहा है, तो वहां पे फिर एक नई आपके सामने एक नया आप उसे कह लें कि डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ और चीजें आपके सामने आएंगी, लेकिन ये चीजें सेटअप इसी तरह चलेगा। सही, सेटअप आपको इसी तरह चलता हुआ नजर आ रहा है। निसार चीमा साहब, सर ये फरमाइएगा कि आप वेलकम करने के लिए भी तैयार हैं। पंजाब के हवाले से क्या स्ट्रेटजी है अभी तक आपकी? क्या परवेज इलाही साहब को भी अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं? देखिए, एक तो मैं कौमी असेंबली के हवाले से गुजारिश करना चाहता हूँ कि PTI के अपने अरकान जो हैं उनकी अक्सरियत नहीं, उनके 90% लोग जो हैं वो कौमी असेंबली में वापस आना चाहते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल एतमाद के साथ ये कह सकता हूँ कि आप उनसे, इमरान खान साहब उनसे राय लें तो 90% कम से कम अरकान जो हैं, तकरीबन चंद लोगों को छोड़ के सारे वापस आने के लिए तैयार हैं। उनकी राय भी यही है कि जब सारे के सारे वापस आने के लिए तैयार हैं, तो फिर रुकावट क्या है? वो खान साहब को मना लें। रुकावट इमरान खान साहब की जिद है। अच्छा, उनकी अना है, बस उनकी जिद है। बाकी तो गालिब अक्सरियत वापस आना चाहती है जी। तो अब ये है कि देखिए, उनको चाहिए कि ये वो कभी, असल में ये मसला ये है कि तहरीक इंसाफ का ना इंसाफ से कोई ताल्लुक है, ना जमहूरियत से कोई ताल्लुक है। ना ये कि अपनी पार्टी में कोई जमहूरियत है। जमहूरियत हो तो उनकी राय का एहतराम करें, अपने मेंबरों की राय का, और वापस आए।
یہ ہونا چاہیے اصولی طور پر, اور وہ آئیں اور ہم بالکل ویلکم کریں گے, اور یہ ہم چاہیں گے کہ وہ اپنا پارلیمانی اور جمہوری کردار ادا کرے قومی اسمبلی میں واپس آ کر. لیکن سر وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ آپ کی گورنمنٹ کو غیر آئینی کہہ رہے ہیں. نہیں, وہ ان کے کہنے سے تو نہیں نا وہ ہوتا, دیکھیں نا وہ جو ہے ان کو مسلط کیا گیا قوم پہ, لیکن یہ ہے کہ وہ سب کو پتہ چل گیا ان کی کارکردگی کا, ان کی نااہلی کا, سب کو پتہ چل گیا. تو اب یہ ہے کہ جو ان کی کرتوت 4 سال پوری قوم دیکھتی رہی ہے اور بھگتتی رہی ہے, وہ تو دیکھیں تاریخ کا حصہ ہے. ہم تو یہ ہے کہ تباہی کے بعد قوم یعنی کہ یہ اس گاڑی کو دوبارہ ٹریک پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تباہی جو ہے جس کا حجم اور میگنیٹیوڈ اتنا زیادہ ہے کہ میں اندازہ ہی نہیں تھا. اب یہ ہے کہ اس کا یعنی جیسے ہوتا ہے تعمیر نو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح, تعمیر نو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس حوالے سے میں آپ کا پوائنٹ لیتا ہوں. عارف عباسی صاحب فرمائیے گا, استعفوں کو لے کر آپ نے بات تو کی کہ سارے کے سارے راضی ہیں, لیکن یہ قومی اسمبلی سے چھٹی کی درخواست کیوں دے دی گئی ہے آپ کے اراکین کی جانب سے؟ نہیں, میری بات سنیں, میں 2 چیزیں بڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک انہوں نے ابھی کہا ہے کہ خان صاحب کی ضد اور آنا, قطعی نہیں. خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں اور لیڈر کا فیصلہ سب کے لیے بائنڈنگ ہے. پاکستان طریقے سے ہر رکن بنی ہے. اور سیکنڈ انہوں نے کہا ہم نے تباہی پھیری. بھائی تباہی کیا پھیری؟ جب ہمیں اقتدار ملا $6 بلین کا جو آج زر مبادلہ ہے اتنا ہی تھا, ہم اسے $24 بلین تک لے کے گئے. جب ہم نے حکومت چھوڑی $16 بلین پاکستان اسٹیٹ بینک کے پاس تھے, اب $6 بلین ہے. $10 بلین 8 مہینے میں کہاں گئے؟ تو بھائی یہ تھی کہ ڈالر اس ٹائم 200 مطلب کہ 179 کا تھا, اور جب ہم نے حکومت چھوڑی تو وہ چلا گیا اب 225 پہ ہے. اسی طرح آپ باقی چیزوں کو دیکھ لیں, آٹے کو دیکھ لیں, دال کو, تو دنیا کی کوئی چیز دیکھ لیں, تیل دیکھ لیں, 149 پہ تھا اس ٹائم, $106 پر بیرل تھا, آج $72 پر بیرل ہے. ہم $250 لیٹر خرید رہے ہیں. یہ تباہی کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ 8 مہینوں میں تباہی ہوئی یا وہ 3.5 سال جبکہ ساری چیزیں کنٹرول میں تھی؟ اور جہاں تک تعلق ہے چھٹیوں میں, بھائی سامنے لائے کس نے چھٹیوں کی درخواستیں دی ہیں, کس نے حاضریاں لگائی ہیں, کون استعفے نہیں دینا چاہتا؟ آسان حل ہے, آپ استعفے قبول کریں. جس نے استعفا نہیں دینا ہوگا وہ کورٹ میں چلا جائے گا. سر نواز الہی صاحب نے, طالب نقی صاحب نے اسپیکر کو چھٹی کی درخواست دے دی ہے سر. جب 1-2 لوگوں نے دی ہوگی, مجھے چونکہ سر باقی بھی پوری لسٹ ہے نا, میں تو اب ساروں کے نام تو نہیں گنا سکتا. میرا تو آپ سے سوال یہ ہے, میرا تو آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ چھٹی کی درخواست کیوں, ایسا کیا ہو گیا؟ نہیں, میں آپ کو آسان حل بتاتا ہوں نا جی. آپ استعفے قبول کریں, جس کو استعفا نہیں دینا ہوگا یا کورٹ میں چلا جائے گا, اسپیکر کے پاس چلا جائے گا. آپ ایک دو استعفے قبول تو کریں. آپ ڈر کیوں رہے ہیں استعفے قبول کرنے سے, جبکہ استعفے قانونی طور پہ قبول ہو چکے ہیں. ڈپٹی اسپیکر ان کو ایکسپٹ کر کے سیکرٹری اسمبلی کو کہہ چکے ہیں ان کو الیکشن کمیشن کو بھیجو. لیکن سر وہ تو یہ بھی فرما رہے ہیں نا کہ انفرادی طور پر آپ تشریف لے کے آئیں, تو پھر آپ بھی انفرادی طور پہ چلے جائیں, ایک ایک کر کے بندہ ان کے سامنے جا کے پیش ہو جائے. اس میں وہ ان کی منافقت ہے, اس کے پیچھے ان کی بددیانتی ہے, بے ایمانی ہے. یہ اگر 2 لوگوں کے 1 لوگ کو بلائیں گے تو 126 لوگ ہیں, یہ تو 4 مہینے لگ جائیں گے. یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اچھا, معاملات آپ کو لنگر آن ہوتے دکھائی دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں, یہ کس اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اچھا, ہمیں نہیں بنا رہے, یہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ یہ ہم پہ اس قسم کا کوئی فیصلہ مسلط کر دیں گے. صحیح. زبیر اوان صاحب یہ فرمائیے گا, قومی اسمبلی کی واپسی کے حوالے سے آپ نے بات کی, پارٹی کی پاپولیرٹی گراف کو کہاں دیکھتے ہیں اس فیصلے کے بعد؟ کیونکہ ایک یو ٹرن کے بعد دوسرا یو ٹرن اور دوسرے کے بعد تیسرا یو ٹرن, اگر 26 نومبر سے ہم بات کا آغاز کر دیں تو پھر ہر دفعہ یو ٹرن پہ یو ٹرن ہی ہمیں نظر آیا. تو اب اگر پارلیمنٹ کے اندر واپس آتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا یو ٹرن ہوگا. دیکھیں میں اس بات پہ آپ تو لیکن میں پہلے ایک جواب دے دوں. عارف عباسی صاحب نے بات کی تو میں نے کہوں گا کہ پی ٹی آئی, نون لیگ, پی پی مل کے قوم کو بیوقوف بناتی رہی ہے. ان لوگوں کے پاس وقت آیا, ٹھیک ہے, ان لوگوں پہ قوم پہ نے اعتبار کیا, ہم لوگوں نے اعتبار کیا, ان لوگوں کو ہم لوگوں نے ایوان بالا تک پہنچایا. لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ تباہی کا جو ذمہ وار ہے, ٹھیک ہے, وہ باقی گورنمنٹس ہیں, تو یہ بھی اتنے ہی ہیں. ان لوگوں نے ڈپارٹمنٹس میں ریفارم نہیں کیے, ان لوگوں نے کچھ بھی ایسی اقدام عملی نہیں اپنائی جس سے ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ڈیزاسٹر ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا.
पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज की वजह से हम उसको रोक सकते थे। आरिफ साहब खुद भी जो है वो आरडीए के चेयरमैन रहे हैं, तो इन्हें अच्छे तरीके से पता है कि पिंडी के अंदर खाली रिंग रोड का स्कैंडल था, वो मैंने बेनकाब किया था, तो इनको अच्छे तरीके से पता है कि आरडीए के अंदर क्या किरदार रहा और किस तरह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्रिएट रहा इन पीटीआई के जमाने में। और अभी भी इस वक्त भी पीटीआई की गवर्नमेंट जो पंजाब के अंदर है वो क्या कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन ही नहीं है, ठीक है। हाउसिंग सेक्टर को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए। इस वक्त भी परवेज अलाई और वो जो पूरी उनकी किचन कैबिनेट में बैठी हुई है, उन्होंने तबाही निकाल दी है मुल्की सलामती अदारों की भी, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसकी भी। आपका पिंडी इस्लामाबाद अखवान मिलिटेंट से भरा पड़ा हुआ है, कौन लेके आया है, ठीक है। इनसे पूछे ना किसने तबाही निकाली है, कसूरवार सारे हैं, और ये जो है पूरी कौम को मिलके जो है इन सब ने बेवकूफ बनाया है, सिर्फ एक पार्टी ने नहीं, पीटीआई भी इसमें शामिल है। दूसरी आपने बड़े मजे की बात की है, पॉपुलरिटी ग्राफ क्या है इनका। मैं आपसे ये पूछूंगा कि कौन सा हलका, किस हलके की बात कर रहे हैं? क्या आप उस हलके की पॉपुलरिटी ग्राफ की बात कर रहे हैं जो क्रिएटेड है, जो प्रोग्राम्ड है, जो बकायदा तौर पे जो है लुकेंटो, टिकटॉक, लाइकी और इस तरह की ऐप से जनरेट किया गया है, जिनका नजरिया ही कोई नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि यार मुल्क किस तरह, किस दोराहे पे हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जाना किधर है। तो हाँ, उस हलके में जिसका ना नजरिया, ना दिमाग है, ना सोच है अपनी, जिनकी सोच पे प्रॉपर प्रोग्रामिंग के जरिए कब्जा किया गया, तो वहां पे इनका ग्राफ ठीक है। बाकी जो ज़ही शऊर है, जिनको पता है, ठीक है, तो उन लोगों को पता है कि ये सारे एक ही थाली के चटे बटे हैं। यहां लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। डॉक्टर निसार साहब, ये आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सर सारी सूरत हाल आपने सुनी और आरिफ अब्बासी साहब के बयानात भी सुने, उन्होंने कहा कि हमने तो बड़ा डिलीवर किया, आपने आके बड़ा ख़राब कर दिया मामलात को, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आसमान पे चली गई हैं, सूरत हाल आपसे संभाली नहीं जा रही। और अब इसके साथ साथ ये भी फरमाइएगा कि टेक्नोक्रेट सेटअप की बाज़गश जो है बड़ी शिद्दत से सुनाई देना शुरू हो गई है, तो क्या कोई ऐसा सेटअप ज़ेर गौर है? नहीं, हमें तो कोई पता नहीं जी। ये तो इस तरह ये अफवाह साजी की तो फैक्ट्रियां मौजूद है ना हमारे मुल्क में। तो यहाँ जिसका जो जी चाहता है अफवाहें गर्म करता रहता है। लेकिन ये है कि देखें, जो आईनी पोजीशन है वो ये है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है इसने अपनी मुद्दत पूरी करनी है और इलेक्शन वक्त पे होने हैं। दूसरी बात जो है वो अभी पीटीआई के हमारे दोस्त फरमा रहे थे कि ये पीडीएम के बारे में कि वो कौम को जो है वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लोगों को क्या उन्होंने बेवकूफ बनाना है? तो देखें, बात यह है कि पीटीआई खुद 4 साल तक पूरी कौम को बेवकूफ बनाती रही। आप अंदाजा कर लें कि जो उनके वादे, जो दावे थे, तो ये हमें बता दें कि 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर का मसला कहाँ तक पहुंचा, कितने गाड़ी आपने बना के दिए, कितनी नौकरियां दी आपने, बाकी अपने वादे कहाँ तक पूरे किए। आप तो यू टर्न के बादशाह हैं। आप तो ये कभी यू टर्न की बात हो रही थी, वो तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। 1000 यू टर्न भी वो लें तो वो समझते हैं कि ये तो बड़े जो सियासी लीडर हैं उनका तो ये खासा होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक होता है, उनकी सिफ्त होती है, वो इसको मायूब नहीं समझते। देखें, जो कुछ इनकी करतूत हैं, अच्छी बात ये है कि हमारे, मैं तो देहाती आदमी हूँ, देहात में ये जो बात करके मुकर जाते हैं फिर जाते हैं, उसको नजरला कहते हैं। ऐसे लोगों को शरफा जो है पंचायत में, देहात की पंचायत में बैठे नहीं देते जी ऐसे लोगों को। यानी ये कि चलो भाई, ये तो ये बिल्कुल बात करके मुकर जाता है। दूसरी बात जो है वो जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, तो ये है कि उनका यानी जो उनकी बदजुबानी है, जो उन्होंने अपनी कौम को, नौजवानों को वो सिखाने की कोशिश की है, अपने फॉलोअर्स को सिखाई है, गालम गलोच ओए की सियासत, अपने सियासी लीडर जो हैं, मुल्क के काबिल एहतराम सियासी लीडर उलमाए किराम जो उनके मुखालिफ है, उनका नाम बिगाड़ कर और उल्टी से नाम रख कर और ये कोई ओए करके मुखातिब करना, ये भी इन्होंने कौम को सिखाया है, सिखाने की कोशिश की है। तो अंदाजा कर लें कि इस तरह के बदजुबान लोग और इस तरह के बात करके मुकर जाने वाले लोगों को शरफा अपनी महफिलों में नहीं बैठने देते जी। तो ये हकीकत ये है कि इन्होंने बहुत ज्यादा अखलाकी कदरों की तबाही मचाई है जी। अच्छा, ये टेक्नोक्रेट की नहीं, ये सर टेक्नोक्रेट सेटअप की जो बाज़गश्त है सिर्फ अफवाह है जी? ये तो अफवाहें जो गर्म करते हैं, उड़ाते हैं, उनसे पूछना चाहिए, हमें तो कोई पता नहीं जी।
अच्छा जी, आरिफ अब्बासी साहब, टेक्नोक्रेट सेटअप फवाद चौधरी साहब भी बार बार कहते नजर आए, आपकी क़यादत भी ये बात बार बार कहती नजर आई, और साथ में वो ये भी कहती नजर आई कि हम भरपूर जो है मुज़ाहमत करेंगे इस टेक्नोक्रेट के हवाले से, सेटअप के हवाले से। हालांकि अभी ये कहीं से आ नहीं रही, और जैसा कि निसार चीमा साहब ने भी तरदीद कर दी। तो सर ये फरमाइएगा कि साथ में आपने ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक्सटेंशन और नौकरी के चक्करों में जोकरों को मुसल्लत कर दिया हम पे, तो एक्सटेंशन तो आपने भी दी और बल्कि मजीद भी बात कर रहे थे, ताहयात देने की भी बात कर रहे थे। नहीं देखे, पहले तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। अभी भाई ने कहा कि आप कौन सी आपने तब्दीलियां की हैं या डिलीवर्स की है। मैं 1 साल आरडीए का वासा का चेयरमैन रहा हूँ, मेरे भाई बैठे हैं, एक बाल बराबर उस दौर में इनरेगुलरिटी या कोई किसी किस्म का ऐसा काम जो कानून के खिलाफ हो या किसी को फायदा देने के लिए किया गया हो, नंबर 1। नंबर 2, उस दौर में जो मैंने इस्लाहात की आरडीए में तारीख में कभी नहीं हुई। आपके एलओ की सारी वेबसाइट को अपडेट किया, वेबसाइट पे डाली, आपकी लीगल इनलीगल सोसाइटियों की लिस्टें डाली, इनलीगल सोसाइटियों के डिजिटल केस, टेलीफोन के कनेक्शनों पे, उसके एडवर्टाइजमेंट पे पाबंदी लगाई। ये उसी 1 साल में सारा कुछ हुआ है, जो कि शायद बहुत सारे लोगों को ना पसंद आया हो। दूसरा, आपने टेक्नोक्रेट की बात की, देखें इस मुल्क का एक आइन है जो इस रियासत को गवर्न करता है, और आइन बनाने वालों ने उसमें जो कुछ डाला है गवर्न करने के लिए, मेरा ख्याल है बड़ा सोच समझ के और बड़ा बड़ी दूरंदेशी से। लेकिन आरिफ अब्बासी साहब, 2 वर्ष के बाद 20-22 तरमीम के बाद उसको लिया बिगाड़ दिया गया है। लेकिन हमें आइन से बात नहीं जाना चाहिए, और मुल्क के असल जो मालिक है इस मुल्क के अवाम, उनके पास मैंडेट के लिए जाना चाहिए। मुश्किल हालात लेकिन आरिफ अब्बासी साहब, टेक्नोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो जब आपकी गवर्नमेंट थी तो आपकी गवर्नमेंट में भी तो बहुत से अफराद जो थे वो टेक्नोक्रेट्स ही थे। हफीज पाशा साहब को ही देख लीजिए। नहीं देखें, इसमें ये होता है जब आप इंतजाम चला रहे होते हैं, हुकूमत चला रहे होते हैं, आपको एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं विद द गुड फेथ। आप समझते हो कोई एक बंदा वो पार्लियामेंट में नहीं है या नहीं इलेक्ट हो सकता या नहीं हो सकता, उसमें एहलियत काबिलियत है कि वो रियासत को और हुकूमत को तकवीत दे और आवाम के मसाइल बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं, तो उसको ये इख्तियार आएंगे। क्या दिया आप एडवाइजर स्पेशल असिस्टेंट रखने का, तो उसको कोई मुज़ाहिदा नहीं है। लेकिन आपके पास तो सर असद उमर साहब जैसे माहिर मईशत और बहुत बड़ी पर्सनालिटी मौजूद थे, लेकिन फिर भी आपने इस तरह किया। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हम जो है इसके खिलाफ ऐलान करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे। नहीं देखें, जो आइन के खिलाफ होगा वो हम नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम अपने आइन का दिफा करेगी, जो मेरे समझते और हमें करना नहीं चाहिए। एज ए पाकिस्तानी हमारा ये हल्फ है, जब हम पाकिस्तान के सिटीजनशिप पे साइन करते हैं, आईडी कार्ड लेते हैं, उसमें आप अगर पढ़े तो लिखो तो हम पाकिस्तान के आइन का दिफा करेंगे, कानून की पासदारी करेंगे। तो अगर कोई गैर आइनी काम होता है तो पूरी कौम को उसका दिफा करना फर्ज है। सही। जुबैर साहब फरमाइएगा, टेक्नोक्रेट्स की बात हो रही है, टेक्नोक्रेट सेटअप की बात हो रही है, तो साथ में एक छोटा सा सवाल आपसे ये भी रखना चाहूँगा कि आपने फरमाया कि यह जमातें जो हैं डिलीवर नहीं करती, और डिलीवर नहीं करती तो फिर इसी तरह इस सेटअप्स की बात की जाती है। साथ साथ ये भी फरमाइएगा कि टेक्नोक्रेट्स हमें हर हुकूमत के अंदर नजर आते हैं, तो जमहूरी सेटअप में टेक्नोक्रेट्स की कितनी अहमियत और हैसियत है? देखें जी, जहां तक बात है जमहूरियत की, तो वो जमहूरियत तो अभी तक पाकिस्तान में आई नहीं है। ठीक है, पहले तो आप जमहूरियत लेके आए, पहले आप लोग अपनी पार्टीज के अंदर जमहूरियत लेके आए, फिर तो आप लोग जमहूरियत डिलीवर कर सकते हैं। मारूसी सियासत हो रही है पाकिस्तान के अंदर। इन लोगों ने जो है पूरी कौम को एक आगे लगाया हुआ है, एक अपने इन लोगों ने मीडिया हाउसेस क्रिएट किए हुए हैं, परसेप्शन क्रिएट करने के लिए इन लोगों ने जो है वो प्रोपेगेंडा मशीनरी इन्होंने फिट की हुई है सिस्टम के अंदर। तो कौन सी जमहूरियत? आप मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान में जमहूरियत है? भाईजान आपसे सवाल है मेरा, क्या पाकिस्तान में जमहूरियत है? सर ये तो आप बताएंगे ना जमहूरियत है या नहीं। सर नहीं, मैं तो बता दिया पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि अब ये लोग अपनी पार्टीज के अंदर जमहूरियत लेके आए। पाकिस्तान में आज तक जमहूरियत आई नहीं है, सिर्फ तासुर दिया गया कि जमहूरियत है। ठीक है, मैं ये जमहूरियत है ही नहीं है, मैं जमहूरियत को मानता ही नहीं हूं। जहां तक रही है बात टेक्नोक्रेटिक सेटअप की, तो वो इन लोगों की अपनी मजबूरी है, क्योंकि इन लोगों को बैकडोर राब्ते करने के लिए उन टेक्नोक्रेट्स की जरूरत पड़ती है। खुद ये नाअहल होते हैं, ये डिलीवर नहीं कर सकते। फिर इन लोगों को जो है वो आशीर्वाद लेने के लिए जो है बड़े साहब की जरूरत पड़ती है, तो वहां के लिए टेक्नोक्रेट जरूरत होती है। आप ये फरमाइएगा किन बुनियाद पे, आप ये फरमाइएगा किस बुनियाद पे आपको पाकिस्तान में जमहूरियत नजर नहीं आ रही? हालांकि अभी तो अल्लाह अल्लाह करके जमहूरी सेटअप का तसलसल चला है और बाकायदा पूरे तरीके के साथ सेटअप चल रहे हैं।
मैंने वही कहा कि आपको ना तासुर दिया जा रहा है जमहूरियत की, अच्छा। जमहूरियत का तासुर दिया जा रहा है कि जमहूरियत है, वरना इनकी अपनी पार्टीज के अंदर मारूसी सियासत है, वहां पे जमहूरियत नहीं है। ये लोग कौन सा ऐसा काम करते हैं? दोनों मोजिस में इमरान साहिबान बैठे हुए हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, ठीक है। आरिफ बासी साहब बड़े अच्छे जो है, इनसे अच्छी सलाम तो है। जब ये आरडीए के चेयरमैन रहे तब इनसे इंटरेक्शन भी होता रहा, वाकई उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन एक सवाल इनसे भी किया, इनके दौर के अंदर इंगेज करते फलाने को डिसएंगेज करते हुए अलग बहस है, लेकिन अभी तक इन लोगों की अपनी पार्टीज के अंदर जो है वो जमहूरियत नहीं है, तो उन्होंने क्या जमहूरियत डिलीवर करनी? सही, पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है। और आज एक और मुलाकात भी हुई है, उस मुलाकात के हवाले से भी मुझे कमेंट लेना है। यहां लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। डॉक्टर निसार चीमा साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई और दहशत गर्दी के सद्देबाब के लिए तमाम इकदामात पे गौर भी किया गया। और अभी जो खैबर पख्तूनख्वा की सारी सूरत हाल है, तो आप क्या खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिल के चलने के लिए तैयार हैं या सिर्फ ज़ाहिरन ये बातें की जाती हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब जब गए खैबर पख्तूनख्वा तो वहाँ पर बार बार वो एक ही बात करते हुए नजर आए कि ये इन्होंने सब कुछ गलत किया, इन्होंने सब कुछ गलत किया, इन्होंने सब कुछ गलत किया। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब इस इल्जामात से आगे निकलना चाहिए? नहीं, देखिए उनकी परफॉर्मेंस जितनी भी बुरी हो जा रही है, फिर हमने आवाम के वो नुमाइंदे हैं, हमने उनको साथ लेकर तो चलना ही है। हम तो देखें, शहबाज शरीफ साहब का तो रोल ये है कि 18 की इलेक्शन के बारे में हमारे बड़े ज़हनी तफज़ात थे, आपको पता है। लेकिन अपनी पहली तकरीर में कौमी असम्बली में एज लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को, उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे, उनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करने के लिए अपने ताउन का यकीन दिलाया। क्या है जी, बात करें। लेकिन ये कि उस वक्त उनकी इमरान खान साहब की अनापरस्ती थी, उनकी जिद थी और उनकी यानी विंडिक्टिव माइंडसेट था, तंग नजरी थी, जिसकी वजह से उन्होंने हमारा जो बड़ा हुआ दस्ते तावन था उसको झटक दिया। हम तो यह है कि देखें, पहले दिन से ये है कि साथ चलने के लिए तैयार रहे हैं और साथ इनको लेके भी चलने के लिए तैयार हैं। अब भी यह है कि इनकी कारकर्दगी देखें ना, पिछले 9 साल से केपी में इनकी हुकूमत है, तो इनकी परफॉर्मेंस क्या है? यह कि ये क्या ये कोई अपने काबिल फख्र कारनामे कौन से बता सकते हैं? इनके दामन में क्या है? मालूम जब्बा है, बीआरटी पेशावर है, ये कि इस तरह की जिब्बे और ये बिलियन ट्री स्कैंडल है, ये है इनके दामन में। और जिस तरह किसी ने कहा कि मरकजी हुकूमत जो है पीटीआई की, वो जो आई तो भैंसें बेच दी, जब गए तो घड़ियां बेच के चले गए। तो ये है इनकी टोटल कारकर्दगी। आरिफ अब्बासी साहब, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया है, सर ये फरमाइएगा, मिसाके जमहूरियत पे आप साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, मिसाके मईशत पे आप साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इस दहशत गर्दी से निपटने के लिए तो वफाक के साथ हो लीजिए। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान के दिफा, सलामती और इस्तेकाम का ताल्लुक है, हम बिल्कुल पाकिस्तान के साथ हैं, रियासत के साथ हैं, और जहां हमारी जरूरत पड़े हम हर आरिफ अब्बासी साहब की कॉल ड्रॉप हो गई है। जुबैर अवान साहब, ये फरमाइएगा कि सियासतदान जो हैं वो अपनी सियासत को लेकर तो अलग अलग हैं, लेकिन दहशत गर्दी के मामले पे तो कम से कम एक पेज पे होना चाहिए। देखें, ये आपने ना मेरी फील्ड से रेलेवेंट क्वेश्चन किया है, क्योंकि मैंने बहुत काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। स्पेशली जो टेररिज्म इस टाइम जो लहर आई हुई है पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, उसके ऊपर आप देखें कि इस टाइम आपका जो थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि 10,000 मिलिटेंट पिंडी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, जो मुख्तलिफ कब्जों के ऊपर बैठा हुआ है। और जो आज भी जो है इस्लामाबाद रावलपिंडी पुलिस ने ऑपरेशन किया तो 83 बंदे जो है वो अरेस्ट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो आप कह लें मुल्की सालमियत है वो यहाँ पे खड़ी हुई है। लेकिन ये जितनी भी जमातें हैं, ये लोग अभी तक इस इशू पे भी इकट्ठी होना नहीं चाहती, और पीछे बैक एंड पे इनके अपने इंटरेस्ट है। माजरत के साथ कौम को सच बताएं कि इनके अपने इंटरेस्ट है। ये जितने भी यहाँ पे ये चीजें डेवलप हो रही हैं, उसके अंदर इन लोगों के अपने मफादात हैं। आई कैन प्रूव दिस, मैं इसको साबित कर सकता हूं। तो उसके अंदर ये किधर इकट्ठे बैठेंगे जी? मेरा नहीं ख्याल ये इकट्ठे बैठेंगे, क्योंकि इनके अपने मफादात डैमेज होते हैं उससे, अगर इकट्ठे बैठेंगे तो। नहीं तो फिर सूरत हाल किस तरफ को जाएगी?
صورتحال گمبھیر ہوگی، لیکن انشاءاللہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ اگر یہ لوگ خیال نہیں رکھیں گے، یہ لوگ نہیں اگر بالکل بھی پاکستان کو اگنور کریں گے، تو پاکستان اگنور کرنے والی چیز تو نہیں ہے، وہاں پہ آپ موجود ہیں، ہم موجود ہیں، بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو پھر آئیں گے آگے اپنا کردار ادا کریں گے، اور مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کوئی اور ہی آئے گا اور اپنا کردار ادا کرے گا، ان لوگوں سے تو کسی کو کوئی امید نہیں ہے۔ تب بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ فیب کے بعد دیکھنا آپ کو بالکل سینیریو بالکل ڈیفرنٹ نظر آئے گا۔ صحیح، عارف عباسی صاحب آپ کے سامنے میں نے سوال رکھا تھا لیکن آپ کی کال ڈراپ ہوئی۔ میثاق جمہوریت، میثاق معیشت، آپ تیار نہیں، دہشت گردی کے معاملے اور اس کے سدباب کے لیے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ ہم صرف میثاق NRO نہیں کر سکتے، چوروں ڈاکوؤں کو رعایت نہیں دے سکتے، ان کو لیجیٹمیسی نہیں دے سکتے۔ میں نے عرض کیا پاکستان کے جہاں استحکام، سلامتی، امن امان کا مسئلہ ہوگا، ہم بالکل ہر بندے سے ہمارا ایک قدم آگے ہوگا، اس میں ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی تحفظ کی جو بات ہے اس میں ہر طرح ہم ریاست کے ساتھ۔ لیکن اگر ابھی کی ساری صورتحال دیکھی جائے تو ابھی تو مل بیٹھنے کا وقت تھا دہشت گردی کے حوالے سے بھی، جو کہ بنو کے اندر بھی صورتحال رہی، لیکن آپ کی طرف سے اور آپ کی جماعت کی طرف سے بار بار اسی تنقید کی گئی کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ موجودہ حکومت اپنے ساتھ لے کے آئی ہے، دیکھیں نا، حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو پلیسمنٹ دے رہے تھے۔ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، اس ٹائم ایک نمائندہ حکومت موجود ہے KPK میں، ادھر وزیر اعظم بھی ہیں، صدر صاحب بھی ہیں، وہاں گورنر بھی ہے، وزیر اعلیٰ بھی ہے۔ کل سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، آئیں گے انشاءاللہ ہمارے وزیر اعلیٰ، اگر انہوں نے انوائٹ کیا تو وہاں بیٹھ کے بالکل وہ جو نمائندہ ہے وہاں کا KPK کا، جس کی ذمہ داری ہے وہاں کے سارے معاملات، وہ بیٹھ کے بات کرے گا۔ ہم نے کبھی انکار کیا کہ ہم سلامتی کے معاملات پہ نہیں بیٹھیں گے، سلامتی کے معاملات پہ ایون ہماری کسی بھی جگہ کسی بھی قربانی کی ضرورت ہے، ملک کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے، یعنی اگر آپ کو دعوت ملتی ہے تو آپ جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی، اگر اس میں کوئی سیاست نہ ہوئی، اچھا، انٹائرلی پاکستان کی سلامتی، تحفظ کا، امن امان کا مسئلہ وہ اور نیتی سے کوئی کام کیا گیا بغیر سیاست کے کرنے کے، تو ہم حاضر ہیں، ہمارا کوئی اس میں انکار نہیں ہے۔ جب پاکستان کی سلامتی ہے وہ ہمارا خون بھی حاضر ہے۔ نثار چیمہ صاحب، قومی سلامتی کے اجلاس کے لیے دعوت دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو بہت سے ایسے معاملات ہوئے ہیں سلامتی امور کے حوالے سے بھی جس میں پاکستان تحریک انصاف کو دعوت نہیں دی گئی۔ نہیں، ہم تو دیکھتے ہیں، میں نے جس کا کہا کہ ہم شروع میں پہلے دن سے ہمارے اختلافات تھے، تحفظات تھے اس الیکشن کے بارے میں، اس کے باوجود ہم نے، ہمارے لیڈر نے ان کو، وائس چیف نے ان کو دعوت دی کہ جی آئیں، چارٹر کے قانون میں بات کریں۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت یہ ہے کہ ان کی تنگ نظری جو ہے وہ آڑے آئی، عمران خان کی جو تھی اناپرستی آڑے۔ اب بھی یہ ہے کہ ہم تو دیکھیں ان کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ قومی اسمبلی میں واپس آئیں۔ صحیح، ابھی تو وہ قومی اسمبلی میں واپس نہیں آ رہے، لیکن اس سلامتی کے اجلاس کے لیے دعوت نامہ جائے گا؟ یقیناً دیکھیں نا، سارے صوبائی حکومتوں کو بالکل، اس پر KP جو ہے، KP اور بلوچستان کی حکومتوں میں دیکھیں اس میں بہت بڑی اسٹیک ہولڈر ہے، تو وہاں کے جو حالات ہیں وہ سب کے لیے تشویش کا باعث ہے، اور ان کو بالکل ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ۔ صحیح، زبیر اوان صاحب، نیشنل ایکشن پلان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ امپلیمنٹ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، پہلے تو کبھی بھی نہیں ہوا امپلیمنٹ، لیکن اب میں امپلیمنٹ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ نیشنل ایکشن پلان ہوگا، اب ضرورت ہے، وقت کی مجبوری ہے، کرنے والے کریں گے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ جناب عارف عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ رہے، ملک زبیر اوان صاحب ہمارے ساتھ رہے، اور ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب پاکستان مسلم نون کے رہنما ہمارے ساتھ رہے۔ تینوں شخصیات کا بہت شکریہ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔